Hey guys, welcome to my YouTube channel. And today we are starting chapter 6 Union and its territory. And yes, today we are beginning from Article 1. The life is beginning. Article 1 Name and its territory. Name and territory of the Union. तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं फिर। तो आर्टिकल 1 देखो ये पार्ट 1 भी इसे कहते हैं। पार्ट 22 होता है, तो उसमें से पार्ट 1 ये एक हो गया। फिर जिसमें आर्टिकल 1 to 4 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें शेड्यूल 1 इसी को कहते हैं। शेड्यूल 1 में ये चीज़ डाला हुआ रहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। जैसे जैसे होगा मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये तो पूरा एकदम कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बुक में लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत वो वाला। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से, क्या क्यों ऐसा लिखा गया। इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, सबसे पहले तो इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है। कुछ लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो चाह रहे थे कि इंडिया का नाम भारत हो, जो थोड़ा हिंदी हिंदू को बढ़ावा दे रहे थे। और कुछ लोग थे वो बोल रहे थे नहीं, इंडिया नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे इंडियन ओशियंस, इंडो साउथ चाइना सी, इंडो चाइना प्लेटू, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें थे, जिससे मतलब वर्ल्ड हम लोगों को इंडिया के नाम से जानता था। इसीलिए इंडिया रखना भी चाह रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों का ब्लेंड मिक्सचर रख दिया, इंडिया दैट इज भारत। ना ये दुखी ना वो दुखी, बोथ आर हैप्पी। तो ये हो गया। सेल भी है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोल रहा है, जबकि वी नो दैट वी हैव फेडरेशन। फेडरेशन तो है हम लोगों का। हम लोगों का आर्टिकल 1935 में ही हम लोग को मिल गया था। तो फेडरेशन तो पूरा एकदम अच्छे से, मतलब सारे स्टेट्स को पावर मिलता है, ऑटोनॉमी मिलता है। तो बट ये क्यों रखा गया, देखो, अमेरिका में है फुल फेडरलिज्म, और हमारे पे यहाँ पे है क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी इसलिए रखा गया है, मतलब है, बट हम लोग कभी भी तोड़ के अलग नहीं हो सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो ये सेकंड वाला फोटो, ए टर्म चोजन डेलिबरेटली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, मतलब इन लोगों ने जानबूझ के ये वाला चीज़ चुना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास नो सीसीड राइट है। मतलब एनी स्टेट्स कांट ट्राई टू सीसीड, मतलब उन लोग कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर अलग होने की कोशिश करेगा तो उसे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और वो उसे ये कैप्चर कर लेगा, और वहाँ पे सेंटर का कंट्रोल आ जाएगा। फिर बाद में फिर से इलेक्शन होगा। तो इसलिए ये चीज़ दिया गया है कि ये जो हमारे अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग पॉलिटिसाइज होके अलग होने का कोशिश ना करें, जो कि होते हैं। और यहाँ पे इंडिया जो अभी का माहौल है वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जैसा अमेरिका है। अमेरिका में क्या है, एग्रीमेंट के तहत है सब लोग जुड़ा हुआ, एग्रीमेंट के तहत उतने सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं। तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग वो चीज़ उन लोग डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम लोग के यहाँ अगर ये चीज़ कर देंगे तो हर कोई अलग होने का कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेटेड रहने के लिए, इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं उसको साथ में एक साथ रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूनाइट करके रखा है। मतलब हम लोग चाह के भी अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन है, सबको ऑटोनॉमी मिलेगा, बट यू कांट ट्राई टू सिसीड। आप अलग नहीं हो सकते और ना ही कोशिश कर सकते हैं। तो वही है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स। ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो स्टेट्स और टेरिटरीज है उसको ऐसे लिखा गया है फर्स्ट शेड्यूल में, कैसा कैसा, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया सेल कंप्राइजेज, मतलब इंडिया में जो इंडिया में फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट टेरिटरी का बताया गया, तो हम लोग का टेरिटरी कौन सा होगा वो चीज़ अब बता रहा है कि कौन सा चीज़ हम लोग का टेरिटरी के अंडर आएगा। द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स जो है वो हम लोग का इंडिया के ये में आर्टिकल 1 में आएगा, शेड्यूल 1 में आएगा। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो यूटीज है जो फर्स्ट शेड्यूल में ये रखे हुए हैं, डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो सब आएंगे। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और ऐसे टेरिटरीज जो फ्यूचर में एक्वायर किया जाए वो भी हम लोग का आर्टिकल 1 में आएगा। मतलब देखो कितना चालाक है कि फ्यूचर में अगर कोई कंट्री हम लोग के पास आना चाहे तो उन लोग के लिए भी। ये हम लोगों ने इसलिए किया था कि प्रिंसिपल स्टेट्स अगर बाद में आना चाहे तो आ सके। ये चीज़ इसलिए हम लोगों ने पहले ही प्रोविजन बना के रखा था, आई एम द भारत, आर्टिकल 1 में यही चीज़ लिखा हुआ है। तो देखो, हम लोगों ने जानबूझ के यूनियन चुना है। और टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जितना भी स्टेट्स है इंडिया, आर्टिकल 1 में क्या क्या आएगा, ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूटीज जो यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज है, और ऑल द फ्यूचर
टेरिटरीज, ये सब चीज़ भी आएगा। ओके, नाउ गोइंग टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है, अगर कोई फॉरेन स्टेट्स, अगर या फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन स्टेट्स इंडिया में इंक्लूड होना चाहे, इंडिया में स्टेट्स बनना चाहे या फिर यूटी बनना चाहे तो वो बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश, या तो उसे यूनियन में ऐड कर सकता है या इस्टेब्लिश भी कर सकता है। ये इस्टेब्लिश मतलब नया एडमिशन ही, establish new states on such terms that conditions as think it fit, जो इसको मतलब जैसा कंडीशन इसको फिट होगा वैसे ही करेगा। तो लेट मी ज्वाइन द यूनियन भी तो बोल रहा है ऐसे करेगा। जैसे कि देखो, एक ये था पार्लियामेंट वेलकम टू इंडिया, क्या बोल रहा था, हाँ एक सिक्किम था। सिक्किम क्या होता है बता रहे, सिक्किम जो था ना, सिक्किम सिक्किम जब तिब्बत को आज़ाद किया गया, तिब्बत को सॉरी आज़ाद नहीं मतलब कैप्चर किया गया, कौन किया, ये चाइना ने, तो सिक्किम बचा हुआ था। सिक्किम पे चोग्याल रूलर था, चोग्याल रूलर, चोग्याल रूलर था वो, चोना मोनार्की था और वो उसी के कंट्रोल में था। तो इन लोग डरा हुआ था कि क्या किया जाए, तो इन लोग ठीक था, फिर भी चल रहा था, सब कुछ काम चल रहा था। बट देख रहा था इंडिया को कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इतना सारा प्लानिंग कमीशन ला रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है, और इन लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे, राजा के अंदर रहना पड़ रहा है, तो बहुत हालत ख़राब है। तो इसलिए इन लोगों ने कुछ ये किया, क्या बोलते हैं उसे, धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। फिर राजा को बोला कि तुम हटो, तो राजा को हटो बोला, और बोला हम लोग को इंडिया के साथ जुड़ना है, तो बोला ओके। इंडियन गवर्नमेंट भी बोला ओके। उसके बाद 35th अमेंडमेंट लाया गया और उसे ऐड किया गया। ऐसा क्यों किया गया, हम लोग तो डायरेक्टली कर सकते थे आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। तो ये बोला रहा है कि हम लोगों को स्टेट नहीं बनना है, हो सकता है तुम हम लोगों के ऊपर अत्याचार करो, इसलिए हम लोगों को स्टेट नहीं बनना है, हम लोगों को एक एसोसिएट स्टेट बना दो, अगर हम लोग को बाद में पसंद आएगा तो हम लोग बनेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग अभी डायरेक्ट नहीं बनेंगे। तो बोला ओके, तो इसलिए 35th अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 2A को ऐड किया गया। आर्टिकल 2A में क्या बोला गया कि कोई भी स्टेट अगर ऐसे आना चाहे तो आ सकता है। तो आर्टिकल 2A के अकॉर्डिंग सिक्किम को ऐड किया गया, एसोसिएट स्टेट, लिमिटेड रोल इन इंडियन पार्लियामेंट, स्टिल नॉट फुल, नॉट ए फुल स्टेट, मतलब अभी भी स्टेट नहीं हुआ है ये। फिर इन लोगों को देखा कि अच्छा खासा सही लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे तो अच्छा लग रहा है, तो क्या किया जाए, बोलते हैं नहीं हम लोग को फुल स्टेट का दर्जा ही दे दो। तो सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट। 2A को डिलीट किया गया 36 अमेंडमेंट से, 31F को ऐड किया गया, इसमें कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, स्पेशल स्टेटस दिया गया। सिक्किम बिकम्स द 22nd स्टेट्स ऑफ इंडिया, चोग्याल रूलर वहाँ पे ख़त्म हो गया, 22nd स्टेट्स बन गया, और आर्टिकल 2A ख़त्म हो गया ना, फुल्ली इंडियन हो गया ये, ठीक है। और 371F भी ऐड किया गया, जिसमें हम लोगों ने सिक्किम को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो ज़रूरी है इसको हम लोग को स्पेशल पावर देने के लिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड लॉज एंड कस्टम्स एंड स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर, असेंबली साइज प्रोटेक्शन भी दिए हम लोगों ने। वाई सिक्किम नीड स्पेशल प्रोविजन, तो यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्मॉल पॉपुलेशन एंड मोनार्की ट्रांजिशन, इंटीग्रेशन नीडेड सेफ गार्ड्स, हैंडल विथ केयर। वाह। तो फाइनल समरी में देखें तो क्या क्या हुआ आर्टिकल 2 में, पार्लियामेंट कैन ऐड न्यू स्टेट्स, माने ये फॉरेन टेरिटरी को ऐड कर सकता है। 2A के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर उन लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ गया तो 36 अमेंडमेंट में 2A को डिलीट किया गया और सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया गया। और आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोटेक्शन भी ऐड किया गया इन लोगों को, सिक्किम जॉइंस फाइनली। तो वही है, आर्टिकल 1 में बोलता है, आर्टिकल 1 में कौन कौन इंडिया का टेरिटरी होगा वो बताता है, आर्टिकल 2 में बताता है फॉरेन टेरिटरी को कैसे ऐड किया जाए, फॉरेन टेरिटरी को कैसे ऐड किया जाए वो बताता है, फॉरेन टेरिटरी को कैसे ऐड करें, ठीक है। अब आर्टिकल 3 देखते हैं, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, स्टेट रीऑर्गेनाइज। आर्टिकल 3 कहता है कि आप हम लोगों के इंडियन स्टेट्स जो इंडियन के अंदर है, इंडिया के अंदर स्टेट्स है, उसी में काट छाट कर सकते हैं, जैसा अंदर में काट छाट करो, न्यू स्टेट बनाओ, उसी को जो बड़ा छोटा करो, नाम चेंज करो, जैसा करना है, बाउंड्री चेंज करो, नाम चेंज करो, सब कुछ कर सकते हो। क्या क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई सेपरेट टेरिटरी को काट के अलग कर दिए, मान लो उत्तराखंड और यूपी को काट काट के अलग कर दिए। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर दिए। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई एरिया किसी भी स्टेट का एरिया को डिक्रीज कर दिए, ये भी कर सकते हैं। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम को भी चेंज कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड द, और ये कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज सेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, कोई भी जगह बिल नहीं ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना हो, एंड अनलेस द बिल हैज बीन रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द अफेक्टेड स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट व्यूज। बता रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। ऐसा तो ये नीचे भी दिया हुआ है, हालांकि मैं इसके लिए एक फ़ोटो ही लाऊं। प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अल्टरनेटिंग स्टेट्स, तो सबसे पहले बोल रहा है अगर आपको ऐसे प्रावधान लाने हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपका प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन प्लस वो जिस स्टेट का आप बात कर, मान लो यूपी में आपको कुछ कुछ करना है तो यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर का भी ये रिकमेंडेशन नहीं, मतलब भेज दिया जाएगा उनके पास। ऐसा नहीं है कि इसका ओपिनियन कुछ मतलब हम लोग ये सेंटर के लिए कुछ डिपेंड करता है, फिर भी वो पूछेगा कि हाँ हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है ना, ऐसा करके बोलेगा, फिर ऐसा करेगा, ये इसको भेजेगा, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, दोनों जगह पास किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, और ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी, ज़्यादा नहीं, मतलब वही चीज़ बोल रहा है। अगर आपको अल्टरकेशन करना है तो सबसे पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा प्रेसिडेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर पे भेजना होगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिकमेंडेशन है वो, अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर मना कर दे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करेंगे, आप फिर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में कुछ भी चेंज करना पड़े, 1 नहीं, हाँ 1 भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 2 एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 1, क्या 1 तो लिस्ट है ना, लिस्ट है, मतलब 1 में लिखा हुआ है कौन कौन सा यूनियन, कौन कौन सा स्टेट्स है, कौन कौन सा टेरिटरी है और कौन कौन सा इंडिया के अंदर है, वो सब चीज़ लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ भी चेंज करना पड़े, जैसे कि किसी को ऐड करना पड़े, फॉरेन टेरिटरी को ऐड कर रहे हैं या फिर हम लोग का टेरिटरी के अंदर ही कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं है, सिंपल अमेंडमेंट से ही कर सकते हैं। 368 अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं है, 368 बता रहे हैं। फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल का मतलब तो एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है, नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करना राज्यसभा और लोकसभा पे, तो उसको बोलते हैं। as may be necessary, no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 378। मतलब साफ साफ बोल रहे हैं अगर आप 2 एंड 3 में कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो इसके लिए आप लोगों को 368 से जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2/3 से आपको ये वोटिंग नहीं चाहिए, आप 1/2 वोटिंग लेंगे, इसी से काम चलेगा, 2/3 जरूरी नहीं है, यही चीज़ बोल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 to 4 क्या था, 1 था जितना भी टेरिटरी है इंडिया का, टेरिटरी है इंडिया का, उसके बारे में डिस्क्राइब्ड है। टेरिटरी में क्या क्या आएगा, स्टेट्स आएगा, स्टेट्स, देन यूटीज, देन इसके बाद क्या क्या आएगा, ऐसा टेरिटरी जो फ्यूचर में आ सकता है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, तो कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ ये भी देख लेते हैं हम लोग का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का। 1947 to 1950 इनिशियल स्ट्रक्चर, सबसे पहले जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 तक ऐसे ऐसे तो कुछ कुछ हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा। पार्ट ए में हम लोगों ने रखा ब्रिटिश प्रोविंस को, मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंस समझ ही रहे, ब्रिटिश प्रोविंस ब्रिटिश के अंडर था। पार्ट बी में हम लोगों ने प्रिंसिली स्टेट्स रखा, प्रिंसिली स्टेट्स। पार्ट सी में हम लोगों ने कमिश्नर प्रोविंस बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसमें मतलब डायरेक्ट कंट्रोल था। और पार्ट डी में हम लोगों ने अंडमान निकोबार का रखा, अंडमान निकोबार, ये ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट्स था, स्टेट्स क्योंकि 1935 में ऑटोनॉमी मिल चुका था, तो ये स्टेट्स था और ये प्रोविंसेस था। और ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस अभी के टाइम में यूटी, और ये अंडमान निकोबार को अलग से हम लोगों ने रखा था, पार्ट डी। ठीक है, इतना सब कुछ था, 4 तरीके का था। ओके, नहीं समझ में आया तो आप फिर से घुमा के देख लीजिए। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट्स को तो ये ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी ही था, तो हम लोगों को ये ऑर्गेनाइज करना था। तो 1948 में हम लोगों ने सबसे पहले एक धार कमीशन लेके आए, धार कमीशन लेके आए, और हम लोगों को करना था ये कैसे हम लोग को स्टेट्स बांटना चाहिए। जबकि पहले सोचा था कि हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही करेंगे, बहुत पहले, मतलब जब आज़ाद नहीं हुए थे। बट वहाँ पे उस टाइम पे देखा, जब पार्टीशन हुआ तो देखा हिंदू मुसलमान हुआ, उसी में इतना सारा लोग मरा, तो क्या हम लोगों को लिंग्विस्टिक करना चाहिए? ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं। तो इसलिए एक गो कमीशन बैठाया, तो कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया और वो बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कभी नहीं होना चाहिए।
जैसा ये कैसे होना चाहिए, फेवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे हम लोगों को रूल करने में सही होगा वैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। रिजेक्टेड और रीऑर्गेनाइजेशन प्योरली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कभी भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो, लेकिन इसको लोग बहुत ज़्यादा हेट किया, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा धरना दे रहा था। इसलिए क्या किया, फिर से एक कमिटी बनाया 1948 टू 49 में। इसमें जेबीपी कमेटी इसे कहा जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू खुद थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टवी सीतारमैया, ये लोग का ये कांग्रेस के ही मेंबर थे। इन लोगों ने क्या किया, रिजेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन लोगों ने भी बहुत रिसर्च किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने देखा कि नहीं, अगर हम लोग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यूनिटी पे खतरा आ सकता है, इसीलिए यूनिटी एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बोल रहा है, तो ये हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करना चाहिए, जो कि इन लोगों की बात सही है। जैसे अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटेंगे, जैसे अभी हो रहा है, मराठी है तो मराठा बोलो, ये है तो कन्नड़ है तो कन्नड़ बोलो, ऐसा हाल हो जाता। उसी टाइम पे ये चीज़ इन लोगों ने सोच लिया था कि ऐसा हाल हो सकता था, तो इसलिए इन लोग नहीं कर रहा था। फिर बहुत ज़्यादा ये गुस्सा होने लगा, साउथ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वैसे प्रोटेस्ट करते करते कुछ साल बीता। 1953 आया, 53 में एक आदमी थे, पेटू श्री रामलू, ये गांधी जी के भक्त थे। तो ये क्या किए, ये ना, ये पे बैठ गए, धरना दे दिए और भूखे बैठ गए, बोलता है हम खाना ही नहीं खाएंगे जब तक आप लोग चेंज नहीं करोगे। तो नहीं करता है, बहुत दिन तक खाना नहीं खाता, और ऐसे दिन तक 56 डेज तक खाना नहीं खाता है। 56 डेज तक जब खाना नहीं खाता है तो ये मर जाता है। अरे हाँ, 5 बजे कोई वो है। रुको। हाँ, 56 डेज तक खाना नहीं खाया, जिसके कारण क्या हुआ, ये मर गया। और ये जब मर गया तो उस टाइम मरने पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता था, तो मर गया तो पूरा हाहाकार मच गया साउथ में, पूरा सबको डर लगने लगा। ये नेहरू जी डर गए, नेहरू जी को लगा मेरा सरकार गया, तो इसलिए वो डर के मारे क्या किया, सबसे पहला स्टेट उन लोग जो मांग किया था वो पूरा किया। जहाँ बोलता है आंध्रा तुम लोग ले लो, आंध्रा, आंध्रा के लिए वो बोल रहा था हम लोग को आंध्रा अलग कर दो, आंध्रा, आंध्रा स्टेट अलग कर दो, आंध्रा स्टेट अलग कर दो मद्रास से। तो इसलिए पहला बार एक स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश, तो वही बनाया गया। और उसके बाद उसी टाइम एक फजल अली कमीशन बनाया कि बोला आप देखिए, आप कुछ अच्छा चीज़ लाइए, नहीं हो रहा है मेरे से। तो रिकमेंडेशन रिऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स + 3 यूटीज, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट था ये। हाँ, ये क्या बोला, फिर ये इसने अपना 55 में रिपोर्ट दिया। इसने क्या बोला कि, ये बोला कि ठीक है, आप ये नहीं नहीं, यहाँ पे बोल दिया क्या, रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक। हाँ, ये बोला कि ठीक है आप लैंग्वेज बेसिस पे बनाइए, अब इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो ये क्या है बोलेगा, ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाइए, बट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाइए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो रहा है तो एक स्टेट का जो बोलने नहीं जानता है हिंदी, ये कन्नड़, तो वो दूसरा स्टेट नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाइए, बट दोनों आवाजाही रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है, हर जगह जा सकता है, हर जगह आ सकता है। बोला ओके। तो ये बन गया 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, इसके अकॉर्डिंग मेजर स्ट्रक्चरिंग ऑन द लैंग्वेज बेसिस बनाया गया, एबॉलिश कर दिया ABCD जो था। ये जो ब्रिटिश प्रोविंस था, B फॉर प्रिंसिपल स्टेट, C फॉर जो क्या था कमिश्नर प्रोविंस, और D फॉर अंडमान निकोबार, इसको अलग करके अब क्या बना दिया गया, स्टेट्स एंड यूटीज बना दिया गया। ये बना दिया गया 1956 में, बना दिया गया कुछ कुछ। फिर 1956 में आंध्रा ये सब तो बना था। फिर ये भी मांग कर रहा था, गुजरात और महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा दंगा कर रहे थे, लेकिन ये सेकंड दंगा बोल सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट। पहला दंगा तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही हो रहा था, लेकिन जब देखा इन लोग को सक्सेस मिल गया तो इन लोग भी बहुत ज़्यादा ये में था कि हम लोग को भी करो, हम लोग को भी करो, लेकिन इन लोग गवर्नमेंट जो थी वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों जो एरिया था, ये पहले एक था और इसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो इसलिए अलग नहीं करना चाहता था कि दो गो होगा, दो गो गवर्नर, दो गो चीफ मिनिस्टर, तो फिर ठीक नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा, इसीलिए अलग नहीं करना चाहता, लेकिन ड्यू टू प्रेसेस दे क्रिएटेड दिस ऑल्सो। एंड नाउ इट्स कमिंग टू पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो दिस वाज हैपन ड्यू टू द अकाली दल एक ग्रुप था वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था वहाँ पे। तो उन लोगों ने प्रेशर दिया कि आप लोग हरियाणा को क्यों जोड़ के रखे हैं, आप लोगों ने हिमालय का कुछ पार्ट क्यों जोड़ के रखा है, हिमाचल प्रदेश का। तो इसलिए क्या किया गया, अब इसको हटा दिया गया। इसको बोला जो हिंदी बोलने वाले उसको आप क्यों ऐड किए हुए हैं, तो पंजाब के साथ, तो इसलिए
हरियाणा को भी अलग कर दिया गया और यूटी बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को हटा के थोड़ा सा हरियाणा को क्रिएट किया गया, पंजाब बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया। अब 1970s 80s में कुछ होता है वो देख लेते हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया जाता है, इसके पहले यूटी था। ठीक है, 1975 जो हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 2A, और 1974-75 में ये हुआ, पहले एसोसिएट स्टेट बनता है, फिर इसे भी स्टेट बना दिया जाता है। फिर 1987 में गोवा, गोवा को भी स्टेट बना दिया जाता है, इससे पहले यूटी था, और उससे पहले सिंपल सा ये ऑटोनॉमी दिया हुआ था खाली। तो ठीक है, किसी दूसरे स्टेट्स के अंडर, न्यू स्टेट्स ज्वाइनिंग द फैमिली। ओके, नाउ 2000 में क्या हुआ, 2000 में झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड को बनाया गया। झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया, उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया। ओके, 3 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर तेलंगाना को भी अलग करना पड़ा 2014 में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि अलग करो अलग करो अलग करो, तो इसलिए 2014 में इसे 29th स्टेट बना दिया गया। हेलो इंडिया तेलंगाना से। ओके, फिर 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को थोड़ा रिऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब उसे यूटी बना दिया गया। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, दो को यूटी बना दिया गया इस सबको। ठीक है, अब अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है, फाइनल स्ट्रक्चर फॉर नाउ। अब देख लेते हैं स्पेशल स्टेट प्रोविजन, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 371 टू जे। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिकल 371 के अंडर ये जो 1A to J है, उससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आर्टिकल 370 तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर की बात होता है, ये रिमूव्ड हो चुका है। आर्टिकल 371 याद कर लो, महाराष्ट्र और गुजरात का बात होता है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत एक्स्ट्रा पावर मिलता है। तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र रहे तो वो भी चलेगा, गुजरात रहे तो वो भी चलेगा, और अगर दोनों रहे तो भी चलेगा। ठीक है, 371 ए नागालैंड का बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिक का। 371 ए नागालैंड का बात करते हैं। देखो ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है प्रीलिम्स में। नागा कस्टम प्रोटेक्टेड। बी आसाम का बात करता है। सी मणिपुर का बात करता है। डी आंध्र प्रदेश का बात करता है। ई आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का बात करता है। एफ सिक्किम का बात करता है। जी मिजोरम का बात करता है। एच नहीं, जी के बाद एच अरुणाचल प्रदेश का बात करता है। आई गोवा का बात करता है। जे कर्नाटक का बात करता है। ये हो गया। अब देखते हैं इसका कैसे याद रखना होगा। तो इसको मैंने ऐसे किया था, ऐसे मैंने नहीं किया था, खान सर ने कराया था। नाम आपका, आपका कैसा था ना, ऐसे ही था। नाम NA नागालैंड, नागालैंड। हाँ, नाम आपका, ए फॉर आसाम। आपका नाम, आपका नहीं, नाम, सॉरी 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 सॉरी, N फॉर नागालैंड, A फॉर आसाम, M फॉर मणिपुर, नाम हो गया। आपका, A फॉर आंध्र प्रदेश, और देन आपका आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी AP, AP हो गया, AP आपका। सिमी, सिमी SIC मी, सिमी सिक्किम, मिजो मिमी सिमी। आलू अरुणाचल प्रदेश, आलू। गोभी कटहल। नाम आपका सिमी, आलू, आलू फॉर अरुणाचल प्रदेश, गोभी कटहल, के कटहल फॉर कर्नाटक, कटहल। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एन फॉर नागालैंड, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, एम फॉर मणिपुर, मणिपुर ही था ना, हाँ। एन फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, एम फॉर मणिपुर, देन ए फॉर आंध्र प्रदेश, एपी फॉर, एपी पूरा ही आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। फिर सिमी, SI फॉर सिक्किम, MI फॉर मिजोरम, देन आलू मीन्स अरुणाचल प्रदेश, गोभी मीन्स गोवा, कटहल मीन्स कर्नाटक। ABCCDE, ये हो गया। FGHIJ, याद हो जाएगा इसे। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। ठीक है, यही पूछा जाता है और ये तो याद हो जाएगा, इतना तो है, इतना तो आप लोग हैं। ठीक है, समझ में तो आया होगा। और आर्टिकल 1 to 4 एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आर्टिकल 1 में बताता है हम लोगों के टेरिटरी के बारे में, कौन कौन सा इंडिया का टेरिटरी है, प्लस ये भी बताता है यूनियन है, कैसा यूनियन है वो भी बता दिया।
फिर ये बताता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी है और भारत भी है, ये भी बताता है। और आर्टिकल 2 बताता है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना है कि नहीं, कैसे एक्वायर करना है उसके बारे में, फॉरेन टेरिटरी। आर्टिकल 3 बताता है हम लोगों का जो इंडियन टेरिटरी है उसी में कुछ चेंज या ऑल्टर करना होगा नाम या बाउंड्री में, तो कर सकते हैं। आर्टिकल 4 बोलता है 2 और 3 में कुछ भी चेंज करना होगा तो इसके लिए हम 368 पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। और 3 में चेंज, ये सब जो चेंज भी था, ये चेंज के लिए हम लोगों को ये चेंज होगा ना, तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन प्लस स्टेट का भी, स्टेट को भी थोड़ा भेज दिया जाएगा मैसेज, ओपिनियन का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जाके प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिंपल मेजोरिटी से ही होगा। हो गया, इतना ही था, बाकी तो कुछ था नहीं, कल हम स्टार्ट कर देंगे सिटीजनशिप। थैंक यू।